हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 जून 2020। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को समांतर माध्य या माध्य जिसे हम कहते हैं तथा बहुलक ज्ञात करने की विधि बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि समांतर माध्य को हम 3 विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। समांतर माध्य एक तो प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाता है, नंबर 2 कल्पित माध्य विधि से निकाल जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से, और तीसरा पद विचलन विधि या पग विचलन विधि भी कहते हैं उसको, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। तो 3 तरह की विधियों से हम समांतर माध्य निकालते हैं। वो मैंने तीनों विधियां आपको स्टेप वाइज कल बताई हुई हैं। आपने कल वीडियो देखी होगी और उसको समझा होगा। तो चलो मैं अब आगे आपको माध्यक या माध्यिका कैसे निकालते हैं इसके स्टेप्स बता रहा हूँ। इन स्टेप्स को ध्यान देना आप। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कई पेपर में माध्य लिखा होता है, माध्यक लिखा होता है। तो माध्य अलग है, माध्यिका अलग है। समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं। ठीक है। और ये माध्यक है या माध्यिका, जिसे मीडियन कहते हैं, बीच वाला पद। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने 9th में ये पढ़ा था, जब हमें केवल पद दिए होते थे तो हम उसकी माध्यिका कैसे निकालते थे। पहले हम पदों को आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको सजा लेते थे, रख लेते थे। उसके बाद हम ये देखते थे कि पदों की संख्या कितनी है, पदों को गिन लेते थे। फिर 2 तरह की स्थितियाँ आती हैं वहाँ, या तो पदों की संख्या विषम आती है या पदों की संख्या सम आती है। एक बार ऑड या इवन आती है। तो बच्चों, जब पदों की संख्या विषम आती है, ऑड आती है, तो माध्यिका बराबर n+1, अंश में n+1 बट्टे पूरे का 2। वहाँ पद, हम n का मान, पद कितना आए हमारे, वो n का मान रख देंगे, +1 ऐड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। जितने वहाँ पद आ रहा है उसको हम गिन करके आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमने जो रखे हैं हमने आंकड़े, उनमें वो वाला पद गिन के बता देंगे कि ये माध्यिका हो जाएगी। ऐसे ही अगर पदों की संख्या सम आती है, इवन आती है, तब हम फार्मूला बदल देते हैं, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद अपॉन पूरे का बट्टे 2। तो वही हम पदों की संख्या देख लेते हैं कितने हैं, वो सम में होगी 2, 4, 6, 8 जितने भी है। हम n का मान रख के 2 से भाग दे लेते हैं, फिर प्लस n को 2 से भाग देखिए, 1 जोड़ के इतना पद, उन पदों को यहाँ रख लेते हैं जो हमने सजा के रखे हुए और आरोही अवरोही क्रम में, वहाँ से उन पदों को रख लेते हैं, उन दोनों को जोड़ के 2 से उसको भाग दे देते हैं। तो हम माध्यिका निकाल लेते हैं। यह हमने 9th में पढ़ा हुआ है, पूर्व कक्षा में। अब बात आती है वर्ग अंतराल के रूप में जब हमें सारणी दी होती है। ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल के रूप में जब हमें सारणी दी होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ में तो वर्ग अंतरालों को लिख लेंगे और दूसरे स्तंभ में फिर बारंबारताएं लिख लेंगे। बारंबारताएं क्या होती हैं, संख्या होती है किसी भी चीज़ की संख्या, छात्रों की संख्या है ना, या जानवरों की संख्या, या वृक्षों की संख्या, या कोई भी वस्तु हो उसकी संख्या, वो बारंबारता होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ में तो वर्ग अंतरालों को लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, या आपका 10 से 20, 20 से 30, जैसे भी दे रखा है। दूसरे स्तंभ में हम बारंबारताओं को लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर हमने माध्यिका निकालने के लिए हमें एक स्तंभ और एक लाइन और खींचनी पड़ती है, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। वो भी हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ठीक है। अब हम माध्यिका निकालने के लिए कुछ पद मैंने आपके लिए नोट करके रखे हैं, मैंने क्रम वाइज, उनको आप उसी अनुसार चलेंगे तो आप आसानी से हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने लिखा है कि बारंबारताओं का योग कर लेंगे। जब हमने लिख लिया क्रम से ना, पहले स्तंभ में हमने वर्ग अंतराल, दूसरे में हमने बारंबारताएं, तीसरे में हमने संचयी बारंबारताएं निकाल दी हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो बारंबारताओं का योग है उसको सिग्मा एफ लिख के, या एन लिखेंगे। सिग्मा एफ कहते हैं उनको, सिग्मा मानी योग, योग के लिए सिग्मा से दर्शाया जाता है, ग्रीक भाषा का अक्षर है, या एन भी कहते हैं इसको। तो हम जोड़ के बारंबारताओं को जोड़ के वो एन या सिग्मा एफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, n/2 निकालेंगे। जितना भी हमारा एन आएगा, ये सिग्मा एफ जो आया है उसको एन भी कहते हैं, जितना भी ये एन आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे। फिर 2 से भाग दे के ज्ञात करेंगे कितना आया है। अब हम देखेंगे कि ये n/2 जो आया है हमारा, संचयी बारंबारता में देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत वह आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों, जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत n/2 आता है, उसके सामने वाला जो वर्ग होता है, सबसे पहले हमने स्तंभ में वर्ग लिखे हैं, वर्ग अंतराल,
उसके सामने वाला जो वर्ग होता है उसे हम माध्यक वर्ग कहते हैं, जिसमें n/2 आ रहा है संचयी बारंबारता में, उसके सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। उसकी निम्न सीमा को हम L कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों माध्यिका वर्ग के सामने की जो बारंबारता होती है, बारंबारता, उसको F कहते हैं। और जिस संचयी बारंबारता में हमारा n/2 आया था, ठीक उससे ऊपर वाली या उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है उसको हम CF से दर्शाते हैं। ठीक है। और बच्चों वर्ग का अंतर जो होता है, जिसे हम वर्ग माप कहते हैं, जिसे हम H से दर्शाते हैं, वो कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा आप घटा दीजिए, H हमारा निकल जाता है। ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में, अंश में ब्रैकेट में n/2 माइनस CF पूरे के बट्टे F इंटू बाहर से H। फिर ये जो मान ऊपर हमने निकाले, इन मानों को यहाँ रख देते हैं, इससे हमें माध्यिका ज्ञात हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, जो मेन चीज़ हमारे 10th में है, तोरण कहते हैं उसको। चलिए मैं उसको बताता हूँ अभी। तो मैंने आपसे कहा तोरण, ये शब्द आएगा एक, इसे हम संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं बच्चों। हमारा एक सवाल ये भी आता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये, कि संचयी बारंबारता वक्र खींचिए या तोरण खींचिए, इस तरह का सवाल आएगा। अब ये संचयी बारंबारता वक्र या तोरण जो है दो प्रकार का होता है। एक तो कम प्रकार का कहते हैं हम तोरण, एक कहते हैं हम अधिक प्रकार का तोरण। एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र हो जाएगी, एक अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि कम प्रकार का है या अधिक प्रकार का है, उसके लिए हम जो हमें बारंबारता बंटन दिया होता है उसको हम से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन के रूप में बदलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कम प्रकार का तोरण। कम प्रकार का तोरण का मतलब होता है, कम प्रकार का हमने जो बारंबारता बंटन हमें दिया उसे कम प्रकार के रूप में हमें परिवर्तित करते हैं, कहा मैंने। ठीक है ना। तो इसको खींचने के लिए दिए गए बारंबारता बंटन को हम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी में बदलते हैं। और अधिक प्रकार का तोरण कहेंगे तो क्या करेंगे, इसे खींचने के लिए दिए गए बारंबारता बंटन को से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक टेबल ले ली मैंने। ठीक है। एक बारंबारता बंटन हमें दे रखा है इस सारणी के अनुसार। इसमें मैंने वर्ग अंतराल ले रखे हैं ऊपर, या वर्ग लिख दिया इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल ले लिए, 5 वर्ग ले लिए। और उनकी बारंबारताएं, पहले वर्ग की बारंबारता 2, दूसरे वर्ग की बारंबारता 10, तीसरे की 25 और चौथे की 12 और पाँचवें की 1। अब बच्चों पहले हमारा मैंने कहा था दो प्रकार के हम संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचते हैं। तो पहले कम प्रकार वाला बता रहा हूँ मैं। अब हम इस टेबल को, इस सारणी को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में किस प्रकार बदलेंगे मैं नीचे बता रहा हूँ उसको। देखिए सबसे पहले जो हमें टेबल दी थी, इसमें सबसे पहला वाला वर्ग था 0 से 10, मतलब 0 से 10 माने 0 से 10 तक के आएंगे, मतलब 10 से कम वाले आएंगे। 0 से 10 वाले में 10 से कम तक के आंकड़े आएंगे, और 10 से 20 वाले में 20 से कम तक के आंकड़े आएंगे। फिर 20 से 30 वाला है, 30 से कम वाले आंकड़े आएंगे इसमें। तो कम प्रकार में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहले वर्ग के नीचे, अब हम वर्ग अंतराल को रूप में नहीं लिख रहे हैं इसको, अब कम के रूप में लिख रहे हैं। तो पहले वाले में लिख देंगे 10 से कम, जो उच्च सीमा है उससे कम। पहली वाली बाईं तरफ निम्न सीमा होती है, डैश के बाद उच्च सीमा होती है 0 से 10। 0 निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग की उच्च सीमा लिख देंगे, उससे कम लिख देंगे, क्योंकि कम प्रकार का हमने संचयी बारंबारता बंटन बनाना है। ठीक है। तो 10 से कम, ठीक, 10 से कम की बारंबारता लिख दीजिए, पहले मैं बारंबारता भी लिख दे रहा हूँ 2। फिर अगला वाला क्या आएगा, 20 से कम, उसकी बारंबारता 10 दे रखी है। फिर 30 से कम, उसकी बारंबारता 25 दी है। फिर 40 से कम, उसकी बारंबारता 12 दी है। 50 से कम, उसकी बारंबारता हमें 1 दी है। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया इसको, 0 से 10, 10 से 20 नहीं लिखा, उच्च सीमा से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40, 50 से कम, फिर बारंबारताएं लिख दी। लेकिन हमने इनको संचयी बारंबारता में बदलना है, कम प्रकार की। तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली बारंबारता दी है हमें वही लिख देते हैं हम यहाँ। 2 आ गई, 2 बराबर 2 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद अगली वाली कैसे निकालेंगे, ये जो 2 आया है आपका अभी, इसमें ये जो पहली संचयी बारंबारता 2 आई है ना, इसमें अगली वाली बारंबारता दूसरे नंबर की बारंबारता जोड़ दीजिए। 2 में 10 जोड़ दीजिए, 12 आ गया।
तो दूसरी संचयी बारंबारता 12 आ गई। अब इस 12 में अगली वाली संचयी बारंबारता जोड़ दीजिए। इस 12 में अगली वाली बारंबारता, 12 में अगली वाली बारंबारता क्या थी? 10 के बाद 25, 12 धन 25 37। अब इस 37 में संचयी बारंबारता में अगली, उससे भी अगली वाली बारंबारता जोड़ दीजिए। 37 धन 12 49 49। फिर इस 49 में अगली वाली बारंबारता जोड़ दीजिए, लास्ट वाली 1, 49 धन 1 बराबर 50। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों, जो बारंबारताओं का योग होगा, नीचे में n बराबर 50 लिखा है, मैंने योग निकाल रखा है ये, और जो संचयी बारंबारता कम प्रकार वाली है हमारी, उसकी अंतिम संचयी बारंबारता वो बराबर होनी चाहिए। बारंबारताओं का योग 50 और अंतिम संचयी बारंबारता 50 कम प्रकार वाले में। ठीक है, ये बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही हो रहा है कैलकुलेशन। अब बच्चों हम ग्राफ में जो बिंदु खींचेंगे वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला वर्ग में देखिए, उच्च सीमा 10 से कम लिखा था हमने, 10 लिखा था, तो 10 कॉमा ये संचयी बारंबारता कितनी आई इसकी? संचयी बारंबारता को देखिए, बारंबारता से कोई मतलब नहीं। 10 वर्ग देखिए 10, संचयी बारंबारता 2, 10,2 ये बिंदु दर्शाएंगे हम ग्राफ में। फिर अगली संचयी अगला वर्ग 20, उसकी संचयी बारंबारता कितनी आई है? 12, 20,12 दर्शाएंगे हम ग्राफ पेपर में। फिर अगला वर्ग 30, उसकी संचयी बारंबारता देखिए 37, तो 30,37 बिंदु दर्शाएंगे हम। ठीक है। फिर अगला वर्ग 40, उसकी संचयी बारंबारता कितनी आई है? 49, तो 40,49 ये वाला बिंदु दर्शाएंगे हम ग्राफ में। फिर लास्ट वर्ग है 50, उसकी संचयी बारंबारता भी 50 आई है, तो अगला बिंदु हम दर्शाएंगे ग्राफ में 50,50। इन बिंदुओं को हम ग्राफ में खींचेंगे। अब इसके लिए मैंने ये दाईं तरफ लिख भी दिया है कैसे। हम ग्राफ में एक तो एक्स अक्ष खींचते हैं, वाई अक्ष खींचते हैं, लंबवत एक दूसरे के, मालूम ही आपको। बीचों बीच हमने एक एक्स अक्ष और कॉपी के बीचों बीच एक वाई अक्ष हमने खींच दिया लंबवत। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, एक्स अक्ष में वर्गों को लेंगे, वर्ग जो आए हैं आपके शुरू में, है ना, जो उच्च सीमा मैंने लिखी हैं, जहाँ मूल बिंदु होगा उसके बाद पहला एक सेमी बाद 10, फिर एक सेमी बाद 20, अगले सेमी बाद 30, अगले सेमी बाद 40, अगले सेमी बाद 50। एक्स अक्ष में इनको ले लेंगे। और जो वाई अक्ष में क्या लेंगे बच्चों? संचयी बारंबारताओं को। अब जैसे यहाँ संचयी बारंबारता आपकी सबसे कम 2 आई है और सबसे अधिक 50 आई है, तो आप उचित पैमाना लेकर के एक सेमी को 1 मानेंगे तो 50 तो आप नहीं खींच सकते हैं वाई अक्ष में। ठीक है ना, तो एक सेमी को 5 मान लीजिए या 10 मान लीजिए, इस तरह से वाई अक्ष में जो है संचयी बारंबारताओं को हम दर्शाएंगे। इस प्रकार ये जो बिंदु हमने निकाले थे तोरण के बिंदु, इनको हम ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को स्केल से नहीं मिलाना है, हाथ से सीधे मुक्त हस्त लिखा है मैंने, बिल्कुल घुमाते हुए मिला देना है, कोई सीधी लाइन से नहीं मिलाना है। इसको हम कहते हैं फिर क्या? तोरण। तो ये तो हुआ कम प्रकार का। अब बच्चों अगर अधिक प्रकार का बनाना होता है इसी टेबल का, तो यही टेबल के लिए मैं अधिक प्रकार का भी नीचे दिखा रहा हूँ। से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाना है, तो अगर से अधिक प्रकार का तोरण खींचना है तो हम नीचे वाली टेबल बनाएंगे अब। ठीक है। अब हमने अधिक प्रकार का बनाना है, तो हमारा वर्ग अंतराल था 0 से 10। पहले वाले को देखिए, 0 से 10 माने 0 या उससे अधिक वाला है ये। फिर अगला वाला वर्ग 10 से 20 था, 10 या उससे अधिक वाला है। फिर अगला 20 से 30 था, तो 20 या 20 से अधिक है वो। अगला 30 से 40 था, वो 30 या 30 से अधिक है। फिर लास्ट वाला 40 से 50 था, 40 या 40 से अधिक है। ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जैसे 0 से 10 वाले में कितने तक आते हैं आपको मैंने बता रखा 9th में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आता है। ठीक है। 10 वाला अगले वर्ग में गिरा जाता है, 10 से 19 तक अगले में। ठीक। फिर 20 से 29 तक अगले वाले में, फिर अगले वाले में 30 से 39 तक, फिर अगले वाले में 40 से 49 तक। 50 वाला इसमें नहीं आता है, 50 आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो 50 को भी हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ। तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने वर्ग के नीचे, यहाँ जैसे वहाँ 10 से कम लिखा था, उच्च सीमाओं को लिया था, यहाँ निम्न सीमाओं को लेंगे। से अधिक प्रकार में निम्न सीमा या उससे अधिक। निम्न सीमा कितनी है पहले वर्ग की देखिए, 0 से 10 था पहला, निम्न सीमा 0 है ना, वो 0 या उससे अधिक ये लिख देंगे वर्ग में। पहले वाले में 0 या 0 से अधिक। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? अगला वर्ग 10 से 20 है, 10 या 10 से अधिक। फिर अगले वाले में 20 या 20 से अधिक, अगले वाले में 30 या 30 से अधिक, उसके बाद वाले में 40 या 40 से अधिक। एक और बनाएंगे आप 50 या 50 से अधिक, क्योंकि हमें ये जो टेबल में 40 से 50 तक दिया है, 50 वाला यहाँ नहीं गिना जाता है, यहाँ 49 तक गिना जाता है। ठीक है ना, 50 वाला अगले में आता है, इसलिए तब हमने 50 या 50 से अधिक भी लिख दिया है। ठीक। अच्छा, अब बारंबारताएँ लिख दी, 2 10 25 12 1। अब 50 या 50 से अधिक वाला हमारा था ही नहीं खाना, तो 0 लिख दिया मैंने बारंबारता। ठीक। अब बच्चों देखिए अंतर, से कम प्रकार वाले में क्या किया था हमने, जो पहली बारंबारता थी वही पहली संचयी बारंबारता, फिर उस संचयी बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़ते गए हम।
इस तरह से निकला। लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यहाँ बच्चों जो टोटल आपका होगा योग बारंबारताओं का, कुल बारंबारताओं का जो योग होगा वो सबसे पहले संचयी बारंबारता में आएगा। पहली से अधिक प्रकार वाले में ये अंतर है, ध्यान दीजिए बस, ठीक है। से अधिक प्रकार वाले में संचयी बारंबारता पहली वाली क्या आएगी, जो बारंबारताओं का कुल योग है। बारंबारताओं का योग कुल 50 था, तो 50 लिख दिया पहली संचयी बारंबारता। अब 50 में से पहली वाली बारंबारता कितनी है वो घटा दीजिए, इसमें घटाते जाएंगे। 50 में से पहली बारंबारता 2 है, वो घटा दीजिए। 50 में से 2 गया 48। 48 में से फिर अगली वाली बारंबारता 10 घटा दीजिए, तो अगली संचयी बारंबारता 38, ठीक है। फिर 38 में से अगली बारंबारता 25 को घटा दीजिए, तो वो आ गया 13। फिर 13 में से अगली बारंबारता 12 घटा दीजिए, 13 में से 12 गया 1। फिर 1 में से अगली वाली बारंबारता 1 घटा दीजिए, 0, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब ग्राफ में जो बिंदु आएंगे तोरण के, वो क्या क्या आएंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए, आपने पहले वाले में वर्ग में क्या लिखा था, 0 या 0 से अधिक, तो 0 आ गया, कॉमा इसकी संचयी बारंबारता कितनी आई, 50, 0,50। फिर अगले वर्ग में 10 या 10 से अधिक लिखा था, तो एक्स बिंदु तो आ गया 10, कॉमा संचयी बारंबारता 48, ठीक। फिर 20, कॉमा अगली संचयी बारंबारता 38। फिर 30, कॉमा अगली संचयी बारंबारता 13। फिर 40, कॉमा अगली संचयी बारंबारता 1। फिर 50, कॉमा अगली संचयी बारंबारता 0। इसी तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच करके एक्स अक्ष में हम वर्ग लेंगे और वाई अक्ष में हम संचयी बारंबारता लेंगे। उसके बाद हम इन बिंदुओं को प्लॉट कर देंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे और मुक्त हस्त रेखा से उन बिंदुओं को मिला देंगे, तो हमें अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपके जो सांख्यिकी में है यही चीज़ें हैं, समांतर माध्य, बहुलक, माध्यक या माध्यिका और तोरण, वो मैंने कैसे निकाले जाते हैं अच्छी तरह से स्टेप वाइज आपको बताए हैं। आप किताब के सवाल देखिए, मैंने आपको हाल ही में अभी मार्च से पहले बोर्ड परीक्षाओं से पहले ये सवाल हल भी कराए हैं। आप उनको रिवाइज कीजिए और मेरे इस मेथड से आप उनको दोबारा उनको सॉल्व कीजिए, देखिए आपको अच्छा लगता है नहीं, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ, जैसे मैं प्रश्नावली 14.1 का तीसरा सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बारंबारता गायब है, उस बारंबारता को हमें निकालना है। तो प्रश्नावली 14.1 का ये तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, माध्य माने समांतर माध्य, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ एक टेबल हमें दी है, जेब खर्च दे रखा है रुपये में पहले, और बच्चों की संख्या नीचे दे रखी है। संख्या हमेशा बारंबारता होती है, मैंने बता रखा आपको। तो जेब खर्च रुपये में 11 से 13 वर्ग अंतराल के रूप में है। 11 से 13 इसकी बारंबारता 7, फिर 13 से 15 इसकी बारंबारता 6, फिर 15 से 17 उसकी बारंबारता 9, 17 से 19 उसकी बारंबारता 13, 19 से 21 है अगला वर्ग, उसकी बारंबारता f है, वो हमें निकालनी है। फिर अगला वर्ग है 21 से 23, उसकी बारंबारता 5, फिर लास्ट वर्ग है 23 से 25, उसकी बारंबारता 4। जबकि हमें यहाँ दिया क्या है, माध्य जेब खर्च इसका दे रखा है, मतलब हमें समांतर माध्य दिया हुआ है प्रश्न में। तो हमें अब फार्मूले से यहाँ पर समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। जितना हमारा आएगा फार्मूला में मान रख के उस समांतर माध्य को हम 18 के बराबर रख देंगे प्रश्नानुसार, तो हमें f का मान मालूम हो जाएगा। तो बच्चों अब इस टेबल को हम खड़े उसमें लिख लेते हैं, ये 37 में था अभी। खड़े स्तंभ खींच करके पहले वाले में वर्ग अंतराल लिख दिए मैंने, जेब खर्च लिखने के बजाय वर्ग अंतराल लिख दिया पहला वाला। क्लास इंटरवल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। उसके बाद जो अगला था संख्या, जो संख्या होती किसी भी चीज़ की, वस्तु की, उसको हम बारंबारता कहते हैं। बारंबारता को f से दर्शाते हैं, एफ आई लिख देते हैं। कहा मैंने पहले वर्ग की बारंबारता के लिए आई की जगह 1, दूसरे वर्ग की बारंबारता के लिए आई की जगह 2, ठीक है। तो खाली डिनोट करने के लिए होता है आई। तो बारंबारता एफ आई हमने लिख दी जो हमें दे रखी है, 7, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर f था, फिर 5, फिर 4, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया समांतर माध्य हो या ये माध्यिका वाले सवाल हो, उनमें आप वर्ग अंतराल से सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। हमको वर्ग अंतराल को मध्य बिंदु के रूप में बदलना पड़ता है, आपने 9th में पढ़ा है। और वर्ग अंतराल को मध्य बिंदु में कैसे बदलते हैं, वही पद होते हैं, वही वर्ग अंतराल से हम सवाल हल नहीं करेंगे, वही पद आएंगे जो मध्य बिंदु आएगा, एक्स आई वही होंगे, ठीक है। तो जैसे पहला वर्ग है 11 से 13, इसका मध्य बिंदु आपने निकालना है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। 11 धन 13 बट्टे 2, 24 बट्टे 2, 12 आ जाएगा, मैंने सीधे 12 लिख दिया। अगले वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे, 13 है निम्न सीमा, धन उच्च सीमा 15 है, 13 धन 15 बट्टे 2,
28/2 14 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मध्य बिंदु निकाल दिया हमने, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब हमारा वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे XI हो गए, मध्य बिंदुओं को XI कह देते हैं, पद हो गई अब हमारे, ठीक है। और बारंबारताएं ये बाई तरफ लिखी है हमने, ठीक। अब बारंबारताओं को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है प्रत्यक्ष विधि में हमने पढ़ रखा है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है ना। सिग्मा FI XI कैसे आएगा, जब हम FI को XI से, प्रत्येक FI को प्रत्येक XI से गुणा करेंगे, और अपॉन में हमें चाहिए हर में सिग्मा FI, बारंबारताओं का योग, सिग्मा मानी योग। तो सिग्मा FI निकाल दीजिए आप। अब यहाँ F को जोड़ेंगे नहीं आप, ये चर राशि है, बाकी अचरों को जोड़ दीजिए, 7 धन 6 धन 9 धन 13 धन 5 धन 4, इनको जोड़ के 44 आ गया। धन F को उसके साथ लिख दीजिए, धन F, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा FI आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक XI को जो मध्य बिंदु निकाले हैं, पहले XI को पहले FI से गुणा कीजिए, 12 से 7 को गुणा किया 84, 14, फिर दूसरे XI को दूसरे FI से गुणा कीजिए, 14 गुणा 6 84, फिर 16 गुणा 9 144, 18 गुणा 13 234, 20 गुणा F 20F, 22 गुणा 5 110, 24 गुणा 4 96। ये हमारे आ गए FI XI, FI गुणा XI लिख दिया अपने ऊपर। इन सबको जोड़ देंगे तो इनका योग आ जाएगा सिग्मा, FI XI का सिग्मा माने सिग्मा FI XI। अब यहाँ भी F वाले को नहीं जोड़ेंगे, 20F को अलग कर दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए एक साथ, उन बाकी को जोड़ के आ रहा 752 धन 20F उसके साथ लिख दिया प्लस में, ठीक है। तो हमारा सिग्मा FI XI भी हमने निकाल दिया, सिग्मा FI भी हमने निकाल दिया। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI की जगह क्या रख दिया आपने, 752 धन 20F आया था वो रख दिया, बट्टे सिग्मा FI की जगह 44 प्लस F आया था वो लिख दिया। यह आया हमारा समांतर माध्य सूत्र में रख के। लेकिन प्रश्न वाले ने कहा है समांतर माध्य या माध्य जो है 18 है, तो हमारा जो आया है ये सूत्र से, ये इसको हम 18 के बराबर रख देंगे। तो प्रश्नानुसार समांतर माध्य हमें 18 दिया है, तो हमने समांतर माध्य की जगह बाईं तरफ 18 रख दिया, बराबर जो हमारा आया था उसको लिख दिया 752 प्लस 20F बट्टे 44 धन F। अब 18 के बट्टे में कुछ नहीं है, एक मान लीजिए। फिर बजगुणन, 18 से 44 को भी गुणा करेंगे, 18 से 44 गुणा हुआ 792 धन 18 से F को गुणा करेंगे 18F बराबर 752 धन 20F को बट्टे के बाईं तरफ बट्टे के 1 से गुणा करेंगे, वही आएगा 752 धन 20F। अब पक्षांतर कर दीजिए, F एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, 18F और 20F को दाईं तरफ से यहाँ लाए माइनस के 20F बराबर 752 था, 792 को वहाँ ले गए माइनस का 792, तो 18F माइनस 20F बराबर 752 माइनस 792। अब ये आगे माइनस के 2F बराबर माइनस का 40, माइनस दोनों तरफ आ रहा, माइनस को हटा देंगे तो 2F बराबर 40, इसलिए F बराबर 40 बट्टे 2, 2 से आपका 40 20 बार कर लिया। तो हमारा ये F का मान हमें जो लुप्त था यहाँ बीच में गायब कर रखा था 19 से 21 की बारंबारता, वो हमें मालूम होगी कितनी होगी, 20। अब बच्चों एक सवाल और बताता हूँ, इसमें मैंने पद विचलन विधि का प्रयोग किया है, इसको आप दूसरे कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं। तो पद विचलन विधि भी और कल्पित माध्य विधि भी लगभग एक से होती है, बल्कि कल्पित माध्य विधि में हम DI निकालते हैं, फिर FI को DI से गुणा कर देते हैं। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा, इसको पद विचलन विधि कहते हैं, ये और शॉर्ट हो जाती है, इसमें मतलब गुणा भाग कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 हमें दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्च को दर्शाती है, और हमें टेबल दे रखी है, दैनिक व्यय रुपयों में दे रखा ऊपर और परिवारों की संख्या नीचे दी है। दैनिक व्यय दिया है 100 से 150, ऐसे परिवार हैं 4, फिर 150 से 200 ऐसे परिवार हैं 5, फिर 200 से 250 ऐसे परिवार हैं 12, 250 से 300 ऐसे परिवार हैं 2, 300 से 350 वाले जेब खर्च वाले भी ऐसे परिवार हैं 2। तो अब हमें क्या निकालना है इस सारणी से, इस सारणी से क्या निकालो कह रहा है, इस सारणी से हमें माध्य व्यय निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य इसका निकालना है, ये कह रहा है, माध्य निकालिए कह रहा है इसका, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इस टेबल को हम खड़े रूप में पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था वर्ग अंतराल लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और फिर जो संख्या होती है मैंने कहा था वो बारंबारता होती है, उसकी जगह मैंने परिवारों की संख्या की जगह बारंबारता लिख दिया, उसको F से दर्शाते हैं FI, ठीक है। अब वो बारंबारताएं भी लिख दी हमने, 4 फिर 5 फिर 12 फिर 2 फिर 2, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा FI। बारंबारताओं को जोड़ दिया, सिग्मा FI बराबर हमारा ये आ गया जोड़ के 25, ठीक। अब बच्चों मैंने कहा था अभी कि वर्ग अंतराल से हम सवाल को हल नहीं करते हैं, माध्यिका हो या माध्य हो, तो हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। अब पहला वर्ग क्या था हमारा,
फर्स्ट वाला वर्ग 100 से 150 था, निम्न सीमा 100, उच्च सीमा 150, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2, 100 धन 150 बट्टे 2, यह आ गया 125। फिर अगले वाले वर्ग का भी मध्य बिंदु निकालेंगे, निम्न सीमा 150 धन उच्च सीमा 200, 150 धन 200 बट्टे 2, तो 350 बट्टे 2, 175 आ जाएगा। इस तरह से सब निकाल लेंगे आप मध्य बिंदु। ये आगे हमारे 125, 175, 225, 275, 325। ठीक है। अब मैंने बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ये कहा था आपसे कि यह हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे अपने मन से, और मैंने ये कहा था आपसे कि मध्य बिंदु जो निकालेंगे हम पद, उन पदों में एक्स आई, इनको एक्स आई कहते हैं मध्य बिंदु को। ठीक है। अब हमारा वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं है, तो मध्य बिंदु एक्स आई में जो बीच में आ रहा है, ऊपर से गिनिए आप 125 से 1 2 3, नीचे से गिनिए 325 से 1 2 3, बीच में आ रहा है 225। अब कभी कभी ऐसा होगा कि कोई बीच में नहीं आता तो ऊपर नीचे वाला कोई सा भी ले सकते हैं आप, बीच वाला लगभग। ठीक है। तो यहाँ पर ठीक बीच में आ रहा है 225, तो इसको हम कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ये मान लिया हमने बराबर 225, इसको मान लिया बीच वाले को, ए भी लिख दिया मैंने वहाँ पर। ठीक है। अब वर्ग माप कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखिए वर्ग मान मैंने आपको बताई है। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। 150 में से 100 घटाइए तब भी 50 आएगा, 200 में से 150 घटाइए तब भी 50 आएगा, 250 में से 200 घटाइए तब भी 50 आएगा। तो वर्ग माप एच आ गई हमारी यहाँ कितनी, 150 ऋण 100 बराबर 50। ठीक। अब समांतर माध्य वाला पद विचलन विधि वाला हम फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत चीज़ें अभी टेबल में निकाली नहीं हमने, उसको उस फार्मूले में क्या क्या चाहिए पहले, इसलिए फार्मूला बोल रहा हूँ मैं, पद विचलन वाली विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं पद विचलन विधि में, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच, कल बता रखा मैंने फार्मूला। ठीक है। तो हमारा तो अभी क्या आया है, मध्य बिंदु आया है। अब हम क्या निकालेंगे, पहले डी आई निकालेंगे, विचलन किससे, कल्पित माध्य से। और डी आई कैसे निकालते हैं, प्रत्येक एक्स आई में से जो मध्य बिंदु निकाले हैं उनमें से जो हमने ए माना है एज्यूम्ड मीन, उसको घटा देते हैं। ठीक है। पहला डी आई कैसे आएगा, हमने एक्स आई, पहला एक्स आई क्या है 125, उसमें से जो एज्यूम्ड मीन माना हमने ए, वो क्या माना 225, उसको घटा देंगे। 125 में से 225 गया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे, माइनस का 100। फिर अगला आप डी आई कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले वर्ग का, फिर एक्स आई 175 है उसमें से फिर 225 घटा दीजिए, माइनस का 50। फिर अगला वाला 225 में से 225 घटा दीजिए 0, फिर अगला वाला 275 में से 225 घटा दीजिए 50, फिर अगला वाला 325 में से 125 घटा दीजिए 225 घटा दीजिए 100। ये हमारे डी आई आ गए। ठीक है। अब यू आई कैसे निकालते हैं, कल कह रखा है मैंने ये बताया था कि जो एच होता है, वर्ग माप होती है जो भी निकाली ऊपर हमने, आप उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाइए तो वर्ग माप आ जाती है, वो सब जगह बराबर आ रही होगी, 50 आ रही है। उस 50 से इन सबको भाग दे दिया जो डी आई आए, पहले वाले 100 को भाग दिया ऋण 100 को, तो ऋण का 2 आ गया है ना। फिर ऋण 50 को ऋण 50 को भी 50 से भाग दिया, ऋण का 1 आ गया। 0 को 50 से भाग देंगे 0 ही आएगा। फिर 50 को 50 से भाग दिया 1, फिर 100 को 50 से भाग दिया 2। एच मतलब ये एच जो हमने हमारा था, एच माने वर्ग माप, उससे हमने भाग दे दिया इनको, तो -2 यू आ गया। ये यू आई कहते हैं इसको। यू आई कैसे निकालते हैं, प्रत्येक डी आई को एच से भाग देकर, तभी मैंने लिखा है यू आई बराबर डी आई बट्टे एच। तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 आ गया। अब हमारा किसी से मतलब नहीं है, मैंने इस सारणी में केवल मतलब किससे है, एक तो एफ आई जो बारंबारताएं थी, और ये यू आई जो है, इनसे मतलब है हमारा। अब प्रत्येक एफ आई को प्रत्येक यू आई से गुणा कर दो। पहला एफ आई कितना था 4, पहला यू आई कितना है -2, इसको गुणा करके लिख दो, एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का है। फिर अगला एफ आई इंटू यू आई कितना आएगा, 5 गुणा -1 -5। अगला एफ आई इंटू यू आई कितना आएगा, 12 गुणा 0 0। अगला एफ आई इंटू यू आई कितना आएगा, 2 गुणा 1 2। अगला एफ आई इंटू यू आई कितना आएगा, 2 गुणा 2 4। ठीक है। तो ये हमने निकाल दिए एफ आई यू आई, इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा होगा इनका, सिग्मा मानी योग, सिग्मा एफ आई यू आई। अब यहाँ पर देखिए कुछ पद ऋण के हैं कुछ धन के, तो आप रफ में जोड़ लीजिए। पहले ऋण के अलग जोड़ लीजिए, ऋण 8 और ऋण 5, ऋण के 13 हो गए, और धन के कितने हो रहे हैं, 4 और 2 6। ऋण के 13 हो रहे हैं, धन के 6 हो रहे हैं। ऋण के ज़्यादा हैं, ऋण के बचेंगे, 13 में से 6 घट जाएंगे 7, ऋण के 7 बच गए। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारा कितना आ गया, ऋण 7। अब हम इन मानों को, जो कल्पित माध्य ए माना था 225, वर्ग माप आई थी घटा के हमारी एच 50 है ना, और सिग्मा एफ आई 25 हमने निकाल रखा था बारंबारताओं को जोड़ के, और अभी आया है सिग्मा एफ आई यू आई -7। इनको हम फार्मूले में रख देंगे। तो समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच, पद विचलन विधि है ये, या पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो ए की जगह आपने 225 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -7 आया था, तो ब्रैकेट में लिखा है -7 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना आया था 25 लिख दिया, गुणा एच कितना था 50।
ठीक है, गुणा 50 लिख दिया। 25 से 50 को भाग दे दिया आपने 2 बार, ठीक। तो ये आ गया अगली लाइन में 225 धन माइनस का 14, माइनस के 7 को धन के 2 से गुणा किया, माइनस का 14 इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने। फिर अगली लाइन में 225 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 14। 225 में से 14 घटा दीजिए बराबर 211। तो इसलिए माध्य व्यय कितना आ गया हमारा, 211। तो बच्चों 14.1 के सभी प्रश्न इसी तरह से हैं। आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जिस विधि से हल करना होगा वही विधि आपने वहाँ लगानी होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब इसी तरह के आप सवाल बनाइए। कोई सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है आप ग्रुप में शेयर करके उसे पूछ लीजिए। बाकी फार्मूला यही है, इसी तरह से हल करना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्नावली 14.2 का भी एक सवाल बता रहा हूँ मैं आपको बहुलक निकालने के लिए। कैसे बहुलक निकाला जाता है, सबके लिए मेथड एक सा ही है, बिल्कुल अंक बदले होंगे, मेथड बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैं एक सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। हमें टेबल दी है, जीवनकाल घंटों में दिया है और बारंबारता दे रखी है। जीवनकाल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और इनकी बारंबारताएं दे रखी हैं 10, 35, 52, 61, 38, 29। हमें निकालना क्या है, बहुलक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सारणी में बच्चों। सारणी देखने पर पता चल रहा है कि जो 60 से 80 वाला वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए 61, और सबसे अधिक उसी की दिख रही है। कौन से वर्ग की, 60 से 80 वाले की। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसलिए बहुलक वर्ग यहाँ क्या हो गया, 60 से 80। अब इस बहुलक वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा कितनी है, सॉरी निम्न बाईं तरफ वाली, उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 60 लिख दी हमने, ठीक है। उच्च सीमा कितनी है, 80। हमें उच्च सीमा की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वर्ग माप निकालने के लिए चाहिए वो, है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी होगी, ये 61 जो हमने देखी है। सबसे अधिक बारंबारता जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसको F1 कहते हैं। कल मैंने फार्मूला बताया आपको, वो है 61। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता देखिए, उसको F0 कहते हैं, ठीक। 61 से पहले वाली बारंबारता 52 है ना, तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता इसको F0 कहते हैं, ये बराबर 52। और बहुलक वर्ग जो आया था 61 वाला, जिसकी बारंबारता 61 थी, उसके ठीक बाद वाली आगे वाली बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की बारंबारता उसको F2 कहते हैं, वो कितना है, 38। तो हमें ये चीज़ें मालूम हो गई हैं। H कितना बच्चों, यहाँ पर H माने वर्ग माप, मैंने बताया था उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे। जो हमारा बहुलक वर्ग है उसी में देख लीजिए, उच्च सीमा 80 है, निम्न सीमा 60 है। तो H बराबर क्या आ जाएगा, वर्ग माप H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 80 ऋण 60 बराबर 20। तो ये सब हम मान जो है फार्मूले में रख देंगे। कल मैंने बहुलक का फार्मूला आपको बताया है। बहुलक बराबर होता है L प्लस, फिर बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं आगे पीछे, ऊपर अंश में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद करके गुणा बाहर से H, ठीक है। इन मानों को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, जो जो ऊपर हमने सब लिख दिए हैं। L की जगह 60 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर 61, F1 की जगह माइनस F0 की जगह 52 बट्टे 2 गुणा, फिर F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52 माइनस F2 की जगह 38 ब्रैकेट बंद गुणा बाहर से H का मान 20, ठीक है। तो अगली लाइन में फिर 60 ऐसे लिख दो आप। 60 को कुछ नहीं करना है, जो L का मान 60 है ऐसे ही रखना है, इसको छेड़खानी नहीं करनी है। प्लस 61 में से 52 घटा दो 9 बट्टे में क्या आ गया, बट्टे में ब्रैकेट में ही लिखिए आप, 2 से 61 गुणा हुआ 122 माइनस 52 और 38 दोनों माइनस के जुड़ के कितने हो गए, 90, ठीक है। ब्रैकेट बंद गुणा बाहर से वो H था, H की जगह 20 लिखा है हमने। फिर अगली लाइन में 60 को कुछ नहीं करना है, प्लस 9 बट्टे 122 में से आप 90 घटा दीजिए, 32 बच रहा है, गुणा बाहर से S 20 था, ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो ये आ गया 60 प्लस 90, 9 से 20 को गुणा किया 180 बट्टे में 32, 60 धन 180 बट्टे 32। अब रफ में आप 32 से 180 को भाग दीजिए, 60 से कुछ नहीं करना है, 60 को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर अगली लाइन में प्लस 32 से आपने 180 को भाग दिया, ये भाग जा रहा है 5.625 बार। अब 60 में 5.625 आप जोड़ दीजिए, ये आ रहा है 65.625। तो यही हमारा बहुलक आ गया। इसलिए बहुलक जीवनकाल बराबर 65.625। अब बच्चों माध्यिका मैं कल बताऊंगा, तोरण और माध्यिका, और आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। और विशेषकर जिनकी परीक्षाएं हैं 10th की बच्चों की, उनकी परीक्षाएं संभावित हैं जल्दी होनी है, तो आप लोग तैयार रहिए। और कोई सवाल नहीं पूछ रहा ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, और गृह कार्य भी जरूर दीजिए बच्चों हल करके।